सीएम मनोहर लाल ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। ये मुलाकात एक औपचारिक मुलाकात बताई जा रही है, जिसमें सीएम मनोहर लाल ने जेपी नड्डा से हरियाणा के तमाम मुद्दों पर चर्चा की। साथ ही आगामी चुनावों को लेकर भी मंथन किया गया। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का बड़ा बयान सामने आया है। आपको बता दें कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को रामगढ़ से डेराबस्सी की सड़क पर 4 लेन करने के लिए पत्र लिखा था। साथ ही पत्र में लिखा कि सड़क को 4 लेन करने से आसानी होगी, आने जाने में कम समय लगेगा, चंडीगढ़ के लिए एक वैकल्पिक रूट भी मिलेगा। वहीं पत्र को लिखकर उम्मीद जताई गई कि जनहित से भगवंत मान जरूर इस सड़क को 4 लेन करवाएंगे। क्या मांग की है? आजकल अंबाला चंडीगढ़ रोड पर बहुत जाम रहता है, खास तौर से जीरकपुर और जीरकपुर से लेकर ट्रिब्यून के दफ्तर तक निकलना बड़ा मुश्किल है। तो मैंने भगवंत मान जी को, मुख्यमंत्री पंजाब को पत्र लिखा है कि जो रामगढ़ से डेराबस्सी सड़क जाती है, वो सड़क तो है टूटी फूटी है, अगर उसको डबल करा दिया जाए, 4 लेन करा दिया जाए तो ये लोगों को बहुत आसानी होगी और उधर से टाइम भी। वहीं लोहारू पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में कृषि मंत्री जेपी दलाल ने जनता दरबार का आयोजन किया। इस दौरान उन्होंने 300 से अधिक जन समस्याएं सुनी। वहीं उपायुक्त नरेश नरवाल भी उपस्थित रहे। कृषि मंत्री ने कहा कि अधिकारी जन समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए उनकी समस्याओं का समाधान करें। साथ ही उन्होंने जरूरतमंद लोगों को 50-50 हजार की आर्थिक सहायता देने की भी घोषणा की। लोहारू के इस पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में आम जनता के दरबार में हम सब अधिकारी और मैं उपस्थित हुए और जो जन समस्याएं थी लगभग 300 अलग अलग समस्याएं हमारे सामने पेश की गई। सभी समस्याओं का रजिस्ट्रेशन किया गया और एक एक करके विभाग के अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई और इन हर एक समस्या का निदान करके लोगों को, जनता को बताया जाए। गुरुग्राम के बीजेपी प्रदेश कार्यालय में आगामी रणनीति को लेकर बीजेपी की संसदीय बोर्ड की बैठक हुई। प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ की अध्यक्षता में ये बैठक का आयोजन किया गया। इसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल, प्रदेश प्रभारी विप्लव देव, संगठन मंत्री रविंद्र राजू, केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सहित प्रदेश के सभी सांसद उपस्थित रहे। लगभग 2 घंटे तक चले इस बैठक में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने पार्टी के आगामी नगर निगम और 2024 विधानसभा और लोकसभा चुनावों से संबंधित रणनीति पर मंथन किया। संसदीय बोर्ड की बैठक में सांसद संजय भाटिया, रमेश कौशिक, विजेंद्र सिंह, नायब सिंह सैनी, रतनलाल कटारिया, धर्मवीर सिंह समेत कई लोग मौजूद रहे। बैठक में संसद के सत्र में विपक्ष हमलावर न हो, इसके लिए पहले से ही तैयारी कर लेने के लिए कहा गया। आपको बता दें कि लोकसभा और राज्यसभा में उठाए जाने वाले मुद्दों का खाका पहले से ही तैयार कर लिया गया। बैठक में आगामी लोकसभा और विधानसभा के अलावा हरियाणा में नगर निगम के चुनावों को लेकर भी चर्चा की गई। 3 बजे से हमारी छोटी टोली की बैठक थी, जिसमें मुख्यमंत्री जी, हमारे प्रभारी विप्लव देव जी, संगठन मंत्री जी और मैं, हम लगभग 2 घंटे के लिए बैठे और आगामी एक रोड मैप जो है वो कुछ महीनों का तैयार किया है। किस आधार पर संगठन को आगे बढ़ना है, सरकार के सामने कौन कौन से मुद्दे हैं और आगामी कुछ चुनाव भी आने हैं, जिसमें मानेसर, गुड़गांव और फरीदाबाद के नगर निगम के चुनाव भी है। चिरायु हरियाणा करके 13 लाख नए कार्ड और 28 लाख परिवारों तक अब पहुँचेंगे।
उसके इम्प्लीमेंटेशन आम लोगों तक सहजता के साथ कैसे पहुँचे, सबके बन जाएं, संगठन इसमें सहयोगी बने। वहीं हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला बुधवार को अपने विधानसभा क्षेत्र उचाना कला के दौरे पर रहेंगे। उप मुख्यमंत्री के कार्यक्रमों के बारे में जेजेपी प्रदेश कार्यालय सचिव रणधीर सिंह ने बताया कि दुष्यंत चौटाला उचाना हल के करीब 10 गांवों का दौरा करेंगे और 9 दिसंबर को जेजेपी स्थापना दिवस पर भिवानी में होने वाली रैली को भी ग्रामवासियों को न्योता देंगे। साथ ही दुष्यंत चौटाला ग्रामीणों की समस्याएं भी सुनेंगे। वहीं 24 नवंबर को मुख्यमंत्री सुबह 11 बजे सोनीपत और दोपहर 3 बजे रोहतक में जिला स्तरीय पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। साथ ही रैली को भी लेकर ड्यूटी लगाएंगे। वहीं फरीदाबाद के करनेरा गांव में जिला परिषद बोर्ड चुनावों को लेकर 2 प्रत्याशी आमने सामने आ गए। प्रत्याशी सुशील ने दूसरे प्रत्याशी पर धांधली करने का आरोप लगाया। मामला करनेरा गांव के बूथ नंबर 4 का है। जिला पार्षद पद के उम्मीदवार सुशील ने कहा कि आरोपी प्रत्याशी के सामने सरकारी तंत्र का गलत करने का उपयोग लगा है। आपको बता दें कि आरोपी उम्मीदवार के पिता पुलिस में एसएचओ के पद पर तैनात हैं, जिसके बाद अब प्रत्याशी सुशील ने इस मामले की जांच की है। गांव में सरकारी स्कूल है, बूथ नंबर 4। आरोप ये जी उनके सारा परिवार इकट्ठा हो रहा है, एक बाड़े से वोट डलवा रहे हूँ। ये कैसे आपने देखा, कौन लोग? मैं सुबह से देख रहा हूँ, 3 बार मैंने राउंड किया है, तो 2-3 लेडीज हैं, वो बार बार वही बूथ पे। मैं सोच रहा कोई वैसे लगी हुई है शायद, मुझे पता लगा अभी कैसे उनकी सिस्टर है वो। महीनों में जिले भर से कई दर्जन नवनिर्वाचित सरपंच के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बताया जा रहा है कि बीजेपी के पूर्व प्रत्याशी नौतम चौधरी ने पुनहाम उपमंडल के गांव नमीका में कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य और मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के संरक्षक इंद्रीश कुमार ने शिरकत की। जिसके बाद आरएसएस नेता इंद्रीश कुमार का नवनिर्वाचित सरपंच ने स्वागत भी किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि आजादी से पहले दिल्ली पर अंग्रेजों की हुकूमत थी, जिसको उखाड़ फेंकने में हिंदुस्तान के लोग लगे थे। साथ ही उन्होंने कहा कि मेवात का कुछ नक्शा बदला है तो केंद्र में पीएम नरेंद्र मोदी और हरियाणा में मनोहर लाल की सरकार आने के बाद ये संभव हो पाया है। उन्होंने आगे कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की नजर मेवात के विकास के ऊपर है। वहीं उन्होंने कहा कि किसी को भी धर्म परिवर्तन और हिंसा करने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए। आजादी से पहले दिल्ली के ऊपर अंग्रेज की हुकूमत थी, जिसको उखाड़ फेंकने में हिंदुस्तान के लोग लगे थे। उन्होंने कभी मेवात के एरिया को डेवलप करना तो दूर की बात है, इसको जो सामान्य इसका हक मिलना चाहिए था वो ना देकर इसको अपराध जगत का मालिक बनाया। इसलिए मेवात की अपराधी छवि की कसूरवार पूर्णतया अंग्रेज हुकूमत रही है। खबर झज्जर से है, जहां झज्जर गुरुग्राम रोड पर जबरदस्त सड़क हादसा हुआ। हादसे के दौरान तेज रफ्तार ट्रक ने पहले ट्रैक्टर को टक्कर मार दी और फिर टायर पंचर खोखे से जाकर टकरा गया, जिससे ट्रैक्टर ड्राइवर और खोखे में खाना बना रहे किशोर की झज्जर में इलाज के दौरान मौत हो गई। मामले की जानकारी मिलने के बाद डीसीपी राहुल देव झज्जर हॉस्पिटल में पहुंचे और पीड़ित परिवार से मुलाकात की। वहीं दुलीना चौकी इंचार्ज कुलदीप ने बताया कि ट्रक ड्राइवर ट्रक को लापरवाही से और तेज गति से चला रहा था, जिसकी वजह से ये घटना हुई। पुलिस ने ट्रक चालक के मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी।
ट्रक वाले ने एक्सीडेंट कर दिया। ट्रैक्टर ट्राली के पीछे से मारा और वो ट्रैक्टर वहीं पलट गया और ट्रक मिस बैलेंस उसका बिगड़ गया ट्रक वाले का। एक खोखे में और जा लग गया, जिससे खोखे वाले का भी टायर पंचर का खोखा था वो भी एक्सपायर हो गया और ट्रैक्टर वाला भी। ट्रैक्टर ड्राइवर था ये? हाँ, ट्रैक्टर ड्राइवर। वहीं सोनीपत में 3 लोगों की शराब पीने से मौत हो गई। वहीं मरने वाला चौथा शख्स उसका रिश्तेदार पानीपत का रहने वाला था। जानकारी के मुताबिक मृतक अनिल पानीपत के गांव बुढ़शाम का रहने वाला था। पुलिस ने बताया कि सोनीपत में मरने वाले सुरेंद्र, सुनील और अजय और मृतक अनिल की पानीपत में मौत हुई है। सोनीपत के डीएसपी ने बताया कि मृतक सुनील और मृतक अजय पानीपत शुगर मिल में कर्मचारी थे। हालांकि शराब कहां से खरीदी गई थी और कहां से लाई गई थी, इस बात की अभी तक पुष्टि नहीं हुई है। प्लाट सामान रनू करके वो मेरे के ना वो वाला ले थोड़ी देखी है। अच्छा, मैंने तो वो थोड़ी ली थी, उसमें 1 रुपये वाली थोड़ी गिलास में छोटी है। अच्छा, ले मैंने गिलास भी फेंक दिया। मेरे को तो सीधा लग गया। अच्छा, मैंने नहीं मेरा फिर उसका जाए। आपने कहाँ पी थी? मेरे घर में आए थे। आपके घर में कौन कौन आया था? सुनील था जी। अच्छा, बंटी मान हॉस्पिटल जी। दूसरा क्या नाम है? एक मेदा जी, वो याड़ा के खान पर है। दारू का तो पता ही नहीं जी, को तो कह दे वो प्रोग्राम था इसमें मिल में। नहीं मिल का प्रोग्राम पता हम लोग बेरा ही जो सवेरे चले गए शाम में आ गए, हम लोग बेरा ही नहीं जी। पूरा पानीपत सफाई कर्मचारी थे जी, चीनी मिल में, शुगर मिल में जी। ये 2 लड़के जी, सुनील और अजय जी, ये कोई वहाँ से केमिकल ले गए हैं जी। मिल से लेके आए? हाँ, मिल से जी। इन वो यूज कराया है जी। और वो गांव में दिया 2-3 नादा जी। इनमें जी चाइना की तो मौत होगी। एक तो अनिल बुढ़शाम का था जी, और ये 3 गाँव से थी। अनिल बुढ़शाम की कब डेथ हुई? उसकी कल हुई जी, कल संस्कार के बारे में मालूम पड़ा कि तबीयत खराब होने की वजह से क्या है कि इन्होंने कहीं से जहरीली दारू खरीदी है और उल्टी दस्त होने की वजह से इनको यहाँ पे खान पर पीजीआई में लिया गया है, जहाँ से कुछ को 2-3 को रोहतक पीजीआई के लिए रेफर कर दिया गया और 2 ने यहाँ, एक ने आदम तोड़ दिया अजय ने। तो गवर्नमेंट से मांग करते हैं कि गरीब आदमी इनके पास किसी प्रकार का ना कोई ऐसा साधन है कि भाई अपना गुजारा बसर करके मजदूरी करते थे, इनको कोई आर्थिक सहायता दी जाए। जुलाना क्षेत्र के शामलो कला गांव में संदिग्ध परिस्थितियों में एक महिला की मौत हो गई। आपको बता दें कि शामलो कला गांव के स्टेडियम के पास एक महिला का शव मिला, जिसके चलते गांव में सनसनी फैल गई, जिसकी सूचना ग्रामीणों द्वारा पुलिस को दी गई। वहीं जानकारी देते हुए जुलाना थाना प्रभारी समरजीत ने बताया कि मामले को संज्ञान में लेते हुए पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई। कि एक महिला की डेड बॉडी स्टेडियम में सामड़ो गांव में पड़ी हुई है, जिस सूचना पर यहाँ पे सीनो क्राइम टीम के साथ वहाँ मौके पर पहुँचे थे। तो अभी इसकी मुकदमा दर्ज किया गया है। जो एक लेबर जो बिहार से लेबर आई हुई थी, उस महिला की डेड बॉडी है, जिसको पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और जो वहाँ पे लेबर इंचार्ज है उसकी दरखास्त पे अभियोग अंकित किया गया है। कुरुक्षेत्र में एनसीबी टीम को बड़ी कामयाबी मिली है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने नशीला पदार्थ सप्लाई मांगने के आरोपी को शाहबाद से गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक आरोपी कृष्ण लाल और सोनू को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है, जिसके बाद एनसीबी के प्रभारी निरीक्षक मनदीप सिंह ने बताया कि 12 नवंबर को शाहबाद पर नाकाबंदी करके एक ट्रक को काबू किया गया। इस दौरान ट्रक से 1 किलोग्राम अफीम और 70 किलोग्राम चूरा पोस्त भी बरामद किया गया। वहीं नशीली वस्तु अधिनियम के तहत अब मामला दर्ज करके आरोपी कुलदीप सिंह को गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले में जांच में जुटी हुई है। 12/11/2022 को कुरुक्षेत्र पुलिस की एंटी नारकोटिक सेल की टीम ने एक सूचना मिली थी। सूचना के आधार पे वहाँ शाहबाद नाका लगाया गया था
दौरान नाकाबंदी एक ट्रक आया था, उसकी चेकिंग की गई थी और चेकिंग के दौरान उसमें NDPS का पदार्थ जिसमें 70 किलो चूरा पोस्त, डोडा पोस्त और 1 किलो अफीम बरामद हुई थी, जिसमें मुलजिम अरेस्ट किए गए थे। मौके पर DSP साहब। वहीं झज्जर में कुत्तों के काटने के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि नागरिक अस्पताल में लगातार मरीज टीका लगवाने के लिए पहुंच रहे हैं, जिसके बाद फार्मेसी ऑफिसर शालू ने बताया कि टीका लगवाने के लिए करीब 7 से 8 मरीज अस्पताल में आते हैं। इनमें आवारा कुत्तों के काटने के मरीज सबसे ज्यादा हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि आवारा कुत्तों की बढ़ती भीड़ ने लोगों को परेशान कर दिया है। वहीं उन्होंने बताया कि पालतू कुत्तों को टीका लगवाया जाता है, लेकिन सड़कों पर घूमने वाले आवारा कुत्ते लोगों की जान के लिए सबसे बड़ी समस्या बनते जा रहे हैं। OPD मरीजों के इंजेक्शन लगाए जाते हैं हमारे यहाँ पे। कुत्ता, बंदर, बिल्ली काटता है या फिर कई जो होते हैं पागल गाय या भैंस का दूध पी लेते हैं, उनके भी लगते हैं। बाकी जो बीमारियां होती है, खांसी, जुकाम, बुखार, दमा के मरीज होते हैं, सारी तरह के इंजेक्शन लगते हैं। तो किस तरह के ज्यादा मरीज ज्यादा आ रहे हैं? हमारे यहाँ पे ज्यादा तो डॉग बाइट के ज्यादा आ रहे हैं। वहीं अम्बाला में बेसहारा गोवंश सड़कों पर घूम रहे हैं, जिसकी वजह से कई बार हादसे भी हो चुके हैं। इस मामले में अम्बाला कैंट गौशाला के प्रधान राजेश सिंगला का कहना है कि 7 से 8 साल पहले गौशाला में 250 गायें थी, जिसकी संख्या बढ़कर 1100 हो गई है। उन्होंने आगे कहा कि उनके पास इससे ज्यादा गायों को रखने की जगह नहीं है। इसी के साथ गायों के चारे की भी कीमत लगातार बढ़ती जा रही है। इसकी वजह से उन्हें बेसहारा गायों के रखरखाव में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने आगे कहा कि लोगों से पैसा इकट्ठा करके गौशाला का खर्च उठाया जा रहा है। अम्बाला जिले में करीब 2000 बेसहारा गायें सड़कों पर घूम रही हैं, जिनको कोई भी गौशाला अपने पास रखने में समर्थ नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि गौशाला के विस्तार के लिए सरकारी मदद की जानी चाहिए। इस मामले में नगर परिषद के सेक्रेटरी राजेश कुमार ने कहा कि बेसहारा पशुओं को पकड़ने के लिए टेंडर जारी किया गया था, लेकिन उसमें एक ही कंपनी ने हिस्सा लिया, जिसकी वजह से वो टेंडर भी कैंसिल हो गया, क्योंकि टेंडर प्रक्रिया में कम से कम 3 कंपनियों को हिस्सा लेना होता है। साथ ही उन्होंने बताया कि जल्द से जल्द फिर से टेंडर निकाला जाएगा और बेसहारा गायों के लिए शेल्टर की व्यवस्था की जाएगी। मैं अम्बाला कैंट रामबाग गौशाला कमेटी की व्यवस्था को देखता हूँ। आज से 7-8 साल पहले कुल हमारे पास 250 गोवंश था, जो आज के दिन गोवंश बढ़ के 1100 हो गया है। और मतलब गोवंश को रखने के लिए जगह की भी जरूरत है, उसके व्यवस्था के लिए हरे चारे तूड़ी की भी जरूरत है, और मैन पावर की भी जरूरत है, और शेड्स और इंफ्रास्ट्रक्चर की भी जरूरत है। इन सब के लिए समाज से पैसा हम इकट्ठा कर रहे हैं। नगर परिषद अम्बाला सदर द्वारा इनको आवारा पशुओं को पकड़ने के लिए टेंडर लगाया गया था, जिसमें कि एक ही फर्म द्वारा अप्लाई किया गया, तो जिसमें कि 3 निविदाएं आनी जरूरी हैं। तो इसलिए जो अपना आगे उसको जो टेंडर द्वारा से लगाया जा रहा है, और ताकि ये जो जैसी प्रक्रिया पूरी होती है तो ये जो आवारा पशुओं को पकड़ने का टेंडर जारी कर दिया जाएगा। कितने दिन तक ये टेंडर इस वीक में द्वारा इसको लगा रहे हैं, जैसे ही होगा फर्म में जो भी आएगी तो उस पर नियमानुसार। करनाल में बिजली कर्मचारियों ने बिजली वितरण निगम में एसडीओ के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर 2 घंटे तक प्रदर्शन भी किया। बिजली कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। कर्मचारियों का आरोप है कि एसडीओ उनकी मूलभूत मांगों को भी नहीं मान रहे हैं। दूसरी तरफ 3-3 कर्मचारियों का काम एक कर्मचारी से लिया जा रहा है, जिसकी वजह से कर्मचारियों के अंदर रोष है। कर्मचारियों ने चेतावनी भी दी और कहा कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वे पूरे दिन की हड़ताल करने से भी पीछे नहीं हटेंगे। प्रदर्शन एसडीओ के खिलाफ है। ये प्रदर्शन हमारा 18 तारीख तक चल रहा है, 3रा दिन है।
बीच में तो शनिवार आतवार की छुट्टी थी और जो प्रदर्शन हमारे अपने कोई घर की तो मांग नहीं मारी, कर्मचारियों की मांग है 24 घंटे की ड्यूटी ले रहा, पावर हाउसों में कोई रेस्ट नहीं है और कोई भी किसी भी कर्मचारियों का कोई टीएनपी नहीं है। टीएनपी बिना तो काम होता ही नहीं। वहीं बहादुरगढ़ में पहली बार कुश्ती का महाकुंभ आयोजित होने जा रहा है। हरियाणा स्टेट कुश्ती प्रतियोगिता का शुभारंभ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ और भारतीय कुश्ती संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सांसद ब्रिजभूषण शरण करेंगे। हरियाणा कुश्ती संघ के महासचिव राकेश कोच ने बताया कि बहादुरगढ़ में 3 और 4 दिसंबर को हरियाणा स्टेट कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है। इस कुश्ती के विजेता खिलाड़ी सीनियर नेशनल प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगे। नेशनल प्रतियोगिता 21 और 23 दिसंबर को विशाखापट्टनम में आयोजित की जाएगी। इसके साथ ही 5 से 6 दिसंबर को नेशनल ग्रैंड कुश्ती प्रतियोगिता का भी आयोजन किया जाएगा। इस प्रतियोगिता में देश के टॉप 10 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। कोच राकेश ने बताया कि दोनों ही प्रतियोगिता में 900 से ज्यादा खिलाड़ी हिस्सा लेने के लिए बहादुरगढ़ पहुंचेंगे। 3 दिसंबर और 4 दिसंबर को हमारी सीनियर स्टेट रहेगी। करीब 300 पहलवान इसमें भाग लेंगे और मॉडर्न स्कूल इसका वेन्यू है। और जो है 4 और 5 को ग्रैंड प्रिक्स जो 3rd फेज का होने जा रहा है, ये 5 और 6 का नेशनल है इवेंट ये। और जो हमारी 3rd और 4th को सीनियर स्टेट होने जा रही है, उसका 21, 22, 23 को नेशनल में जो हमारी हरियाणा की टीम जाएगी उसके लिए चयन विशाखापट्टनम में नेशनल होने जा रहा है। वहीं यमुनानगर के गांव खरवहन में भारतीय किसान यूनियन ने अहम बैठक की। इस बैठक में किसान आंदोलन के दौरान किसानों पर दर्ज मुकदमों को लेकर चर्चा की गई। बैठक की जानकारी देते हुए भारतीय किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष संजू ने बताया कि 24 नवंबर को मोहड़ा की अनाज मंडी में किसानों की विशाल रैली का आयोजन किया जाएगा। इस रैली के लिए गांव-गांव जाकर किसानों को सूचना दी जा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार ने किसानों पर दायर मुकदमे वापस लेने की भी बात कही थी, लेकिन सरकार ने किसानों पर दायर मुकदमे अभी तक वापस नहीं लिए। साथ ही उन्होंने कहा कि आंदोलन में मारे गए किसानों को शहीद का दर्जा देने की मांग की गई थी, लेकिन इस मांग को भी पूरा नहीं किया गया है। उन्होंने आगे कहा कि अपनी मांगों को लेकर अनाज मंडी में किसान महाहुंकार रैली का आयोजन किया जाएगा। अगर सरकार ने किसानों की मांगे नहीं मानी तो जीटी रोड को जाम किया जाएगा। गांव खारवन में भारतीय किसान यूनियन की मीटिंग हुई, जो 24 नवंबर को मोड़ा अनाज मंडी में किसानों की विशाल जनसभा होगी। उसके लिए गांव वालों को यहां संदेशा दिया गया। सरकार ने जो वादे हमारे साथ किए थे, सरकार को उनका वादा याद करवाने के लिए और जो वादा खिलाफी की है, आज तक मुकदमे जो वापस लेने का वादा किया था वो नहीं लिए। शहीद किसानों को शहीद की दर्जा देने की बात की थी, वो अभी तक नहीं किया। शहीद का स्मारक बनाने की बात की थी सरकार ने, वो वादा अधूरा है।